अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं एहसान। और मान लो कि तुम एक बायोलॉजिस्ट हो और एक एंजाइम का जो रिएक्शन है उसको रन किए हुए लेबोरेटरी में बैठे हो, एंजाइम्स का सबस्ट्रेट के साथ जो रिएक्शन है वो रन कर रहे हो। वो जो रेट ऑफ एंजाइम है कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट हमें मिलता है, तुम उस चीज को चेक कर रहे हो। तुम्हें फैक्टर्स पता है, टेम्परेचर भी तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ये दो चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि रेट को इफेक्ट करता है, एक पीएच भी है। तुमने ये दोनों चीजें जो है वो सही की हुई है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हुआ है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बाद पीएच जो है वो भी ऑप्टिमम रखी हुई है, पीएच भी चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ ऑप्टिमम है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा जो प्रोडक्ट का रेशो है, जो प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के दरमियान टेम्परेचर और पीएच के अलावा भी हम दो चीजें मिस कर रहे हैं जो कि इस रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टेम्परेचर और पीएच तो बाद की बातें, वो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है? एक एंजाइम की कंसंट्रेशन है और एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। जिस चीज को मिला के तुम रिएक्शन कर रहे हो, सबसे पहले तो वो चीज जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन वो इफेक्ट करेगी ना। फिर फर्ज मैं कहता हूं तुमने एंजाइम डाले हुए, सबस्ट्रेट डाला ही नहीं है, तो क्या तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? इसलिए वो बिल्कुल एंजाइम है, सबस्ट्रेट कम डले हुए हैं तो भी रिएक्शन इफेक्ट करेगा, सबस्ट्रेट ज्यादा डले हुए हैं तो भी रिएक्शन जो है उसका रेट जो है वो इफेक्ट करेगा। तो आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन या जो वी है उसको ये अफेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। या फिर दूसरे लफ्जों में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या रिलेशन है और एंजाइम के कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक हो गया? तो टॉपिक क्या हुआ हमारे पास? फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एनालॉजी जो है, एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझेंगे। और एग्जांपल वही दोबारा से जो हमने पहले से भी कंसीडर की थी, वही एग्जांपल दोबारा कंसीडर करते हैं कि बिलफर्ज एक फैक्ट्री है। क्या है हमारे पास? एक फैक्ट्री है। अब कोई भी फैक्ट्री है, लाजमी बात है फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कोई प्रोडक्ट बनेगा। और वहां पे वो जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको एंजाइम कंसीडर कर लो कि मजदूर उनके एंजाइम्स हैं। अब एक मजदूर, उसका काम है कि उसको जो बिल्कुल बिस्किट्स की फैक्ट्री है और उसने वो छोटे छोटे पैकेट्स को जो ना बड़े कार्टन में पैक करना, ये उसका काम है। ठीक है, तो यहीं से हम थोड़ा अंदाजा करेंगे। तो उस मजदूर का काम है कि वो बिस्किट्स को कार्टन में पैक करके आगे करता जाए, आगे करता जाए। तो वो जितने मतलब कार्टन वो पैक करके बाहर निकालेगा, वो उसका रेट बनेगा। कि एक मजदूर जो है वो बिलफर्ज 1 घंटे में 10 कार्टन निकाल रहे या 100 कार्टन निकाल रहे, तो वो उसका रेट है। अब मजदूर यहाँ पे क्या है? एंजाइम्स हैं। और वो जो कार्टन पैक होके बाहर आ रहे हैं, तो वो जो अंदर बिस्किट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो जो बिस्किट छोटे छोटे पैकेट्स में है, वो अवेलेबिलिटी, वो सबस्ट्रेट है। वो क्या हमारे पास है? सबस्ट्रेट है। और एंजाइम हमारा मजदूर है। और जो कार्टन के फॉर्म में बिस्किट बाहर आ रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अब अपने जहन में सोचो, क्या अपने जहन में सोचो कि अगर बिलफर्ज इसकी जो बाकी फैक्टर्स हैं, बाकी मतलब चीजें हैं कि मजदूर थकेगा भी नहीं, और उसके बाद जो बिस्किट्स की अवेलेबिलिटी है, वो जो वहां पे जिन बिस्किट्स को उसने पैक करके बाहर निकालना है या जिस कार्टन में पैक करके बाहर निकालना है, कंसीडर करो कि सब कुछ अनलिमिटेड है, इंफिनिटी पे है, बहुत ज्यादा पड़ा, वो पूरा एक ढेर जो है वो बना हुआ है। तो अब ये मजदूर, सब कुछ अगर अवेलेबल है, तो अगर एक मजदूर मुकम्मल कोई रेस्ट ना करे,
वो 1 घंटे में 100 कार्टन निकालता है। तो सेम उसी तरह का अगर कोई और मजदूर आता है, सेम पहले एक था अब एक और मजदूर आया, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मजदूर ये था पहले से बेचारा, ये मजदूर 100 कार्टन 1 घंटे में निकाल रहा है, ठीक है। अब अगर एक और मजदूर आता है और वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है, ठीक है, तो अब वो कितने निकालेगा, वो 2 निकाले, वो भी हमारे पास 100 निकालता है। तो पहले ओवरऑल रिएक्शन जब हमारे पास एंजाइम एक था, जब हमारे पास मजदूर एक था, तो 1 घंटे में वो फैक्ट्री 100 कार्टन निकाल रही थी। क्या कर रही थी, 100 कार्टन निकाल रही थी। अब जब मजदूर 2 हो गए हैं, तो अब उसी टाइम में, उसी 1 घंटे में अब वो फैक्ट्री कितने निकाल रही है, टोटल 200 कार्टन निकाल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यही तो रेट है ना हमारे पास कि टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो हमारे पास रेट है। पहले 60 मिनट में 100 कार्टन मिल रहे थे, तो उस फैक्ट्री का टर्नओवर नंबर 100 था। अब उसी 60 मिनट में हमें 200 कार्टन मिल रहे, क्यों, क्योंकि हमने एंजाइम की जो हमारे पास मजदूर है वो बढ़ा दिए। इसी तरीके से अगर एक और मजदूर मैं बढ़ाता हूं, अब 3 मजदूर काम कर रहे हैं, ये मजदूर भी 100 कार्टन निकालता है, तो अब वही सेम फैक्ट्री, वही सेम रिएक्शन, अब वो 1 घंटे में कितने कार्टन निकालेगा, 300 निकालेगा। क्या करेगा, 300 निकालेगा। इसी तरीके से एक और मजदूर मैं बढ़ा देता हूं, वो भी 100 कार्टन 1 घंटे में निकाल रहा है, पैक कर रहा है, तो अब ये फैक्ट्री ओवरऑल कितना कर रही है, 400 कार्टन निकाल रही है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस चीज को समझो। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फैक्ट्री मजदूर बढ़ाती जा रही है, तो उसी लिहाज से उसका जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। वो जो अमाउंट ऑफ पैकेजिंग है, वो जो पैकेट्स बाहर आ रहे हैं, वो जो कार्टन बाहर आ रहे हैं, वो भी ज्यादा आ रहे हैं सेम अमाउंट में। तो यहां से क्या हमें चीज पता चली, जैसे जैसे ही मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही रेट बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि मजदूर की जो कंसंट्रेशन है, यहां पे मैं मजदूर की कंसंट्रेशन कह देता हूं, ठीक है। पहले इस एनालॉजी को समझो। मजदूर की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी मजदूर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही हमारे पास रेट ज्यादा होगा, उतना ही हमारे पास क्या होगा। यहां से कौन सा रिलेशन निकल रहा है कि डायरेक्ट निकल रहा है, जितने मजदूर बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, उसी हिसाब से हमारे पास वो फैक्ट्री ज्यादा कार्टन जो है वो बाहर निकाल रही है, उसका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है। अब ये एक एनालॉजी है, ठीक है, ये एक एनालॉजी है, एक एग्जांपल है जिसको कंसीडर करने का मैंने कहा था। अब सेम इसी एग्जांपल को हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन पे अप्लाई करने वाले। किस पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की कंसंट्रेशन पे अप्लाई करने वाले। पहले इस वाले ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। ग्राफ से हमें सब कुछ समझ आ जाता है जब ये ग्राफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है खास तौर पर फेडरल बोर्ड में, तो ये ग्राफ और इस तरह के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो ग्राफ माइंड में रखो। ये ग्राफ है, उसके एक्स एक्सिस पे मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन डाली हुई है। एंजाइम मतलब मजदूर, बिलफर्ज एक मजदूर था, फिर 2 मजदूर हो गए, फिर 3 मजदूर हो गए, फिर 4 मजदूर हो गए, फिर 5 मजदूर हो गए, फिर 6 मजदूर हो गए, और इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। इस साइड पे मैंने एंजाइम की कंसंट्रेशन डाली हुई है, इस साइड पे रेट है। इस साइड पे क्या था, इस साइड पे रेट है हमारे पास के बिलफर्ज 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 400 है, उसके बाद 500 है, उसके बाद 600 है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल कंसीडर करवा रहा हूं, ठीक है, बाकी जो बुक में उसी के हिसाब से देखो। हमने पहले बात क्या की थी, टेम्परेचर को बिलफर्ज कंसीडर दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। पीएच हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब दोनों ऑप्टिमम है, तो ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब करेंगे वो हमने सीख चुके हैं, लेकिन यहां पे इस रिएक्शन में दोनों चीजें ऑप्टिमम है, तो ये एंजाइम को चाहिए कि अपना फुल काम करे। उसके बाद यही सेम रिएक्शन है, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास, प्रोडक्ट कह रहा हूं सॉरी, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट जिसको हमने पैक करना है, जिस चीज को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब ये चीज अनलिमिटेड है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये चीज अनलिमिटेड हो गई, तो अब डिपेंड करेगा ये एंजाइम का जो है रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हम समझ रहे हैं। वही मजदूरों की तरह जब एक एंजाइम था तो रेट हमारे पास बिलफर्ज ये 100 था, क्या था 100। जब 2 मजदूर हो गए तो रेट हमारे पास चढ़ गया
200 पे। जब 3 मजदूर हो गए रेट हमारे पास चढ़ गया 300 पे। जब 4 मजदूर हो गए रेट हमारे पास 400 पे चल गया। 5 पे ये 500 पे और 6 पे ये 600 पे चल गया। यहां से क्या चीज है, एक डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलता है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये लाइन उसके बाद ड्रा होती है। ये पॉइंट्स जो है ना, अगर एक मजदूर पे 100 था, 2 पे 200 है, 3 पे 300 है, 4 पे 400 है, 5 पे 500 है, 6 पे 600 है। इस तरह ये पॉइंट्स मिलेगी। जब इन पॉइंट्स को तुम ड्रा करोगे ग्राफ में, तो तुम्हें इस तरह की एक सीधी लाइन जो है वो नजर आएगी। ये ग्राफ में ये जो लाइन है ये शो करती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। किसको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि ये जो दो ग्राफ के बीच जो तनासब है वो डायरेक्ट है कि एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जहां पे एक रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम था तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, वी हमारे पास कुछ और होगा। जैसे ही एंजाइम बढ़ाएं, एंजाइम 1 से 2 कर दें तो रेट भी उसके डबल हो जाएगा। एंजाइम 2 से 3 कर दें रेट और ऊपर हो जाएगा। एंजाइम 3 से 4 कर दें रेट और ऊपर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, द पीएच कांस्टेंट and the availability of substrate unlimited, then the concentration of enzyme will be directly proportional to rate of reaction। डायरेक्ट रिलेशन आएगा। दोबारा से बता रहा हूं, ये बस यही बातें लिख लो और ये ग्राफ ड्रा कर लो, यही चीजें बहुत होती हैं। इफ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, द पीएच कांस्टेंट, और याद रखना ऑप्टिमम दोनों रखने, ठीक है। बिलफर्ज ये 37 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये हमने अगर ये कांस्टेंट रखा और अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट अनलिमिटेड रखा, तो उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब क्या कि जितने एंजाइम बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारा रेट बढ़ेगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हमने एंजाइम्स के हवाले से देख लिया। अब आते हैं सबस्ट्रेट के हवाले से। किस हवाले से? सबस्ट्रेट के हवाले से। अब सबस्ट्रेट के हवाले से देखो, दोबारा से वो मजदूरों वाला जो एग्जांपल है वो कंसीडर करो। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग करो। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है कि तुमने 4 मजदूर लगाए हैं, लेकिन मसला यह है कि वो मजदूर अपना काम तो सही करते हैं, लेकिन कभी तुम्हारे पास वो जो रिसोर्सेज हैं, वो जो बिस्किट्स हैं वो ज्यादा नहीं है, कभी तुम्हारे पास कार्टन नहीं होता, तो वो मजदूर बेचारे वेट करते हैं कि कार्टन आएगा तो हम पैकिंग करेंगे, या उधर फैक्ट्री से और बिस्किट्स निकलेंगे छोटे पैकेट्स में तो हम उसके बाद उसको कार्टन में डालेंगे। तो जब अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाए रिसोर्सेज की, मतलब जो हमारे पास बिस्किट्स हैं, वो जो रिएक्टेंट्स हैं, वो जो सबस्ट्रेट है, जब वो लिमिटेड हो जाए, वो क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए, तो फिर क्या इफेक्ट होगा? अब उसके बाद लाजमी बात है, अगर सबस्ट्रेट जो है वो सही से मिल रहे हो तो काम जो है वो चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट क्या हो जाए, सबस्ट्रेट हमारे पास कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो रेट पे फर्क पड़ेगा। यहां पे मैं बातें कर रहा हूं कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। कम हो जाए तो हमें तो समझ आती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जो एंजाइम्स जो मजदूर है उनके काम करने की जो टाइमिंग है, वो जो पावर है, वो जो रेट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि जब वहां पे बिस्किट से अवेलेबल ना हो तो वो किस चीज को पैक करेंगे, तो उस लिहाज से फिर रेट डाउन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ज्यादा हो जाए तो भी फर्क पड़ता है। उस चीज को, उसी एनालॉगी को हम यहां पे समझेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। किस चीज कंसंट्रेशन में? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। अब है क्या बेसिकली बिलफर्ज, इसी के लिए वही दोबारा से हम मजदूरों वाली जो एग्जांपल है वो कंसीडर करते हैं कि यहां पे बिलफर्ज वही टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, वही पीएच भी कांस्टेंट रखी हुई है, और एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो एक हद तक रखी हुई है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, एक हद तक एंजाइम्स है। मतलब बिलफर्ज उसको मजदूरों के हवाले से देखता हूं कि मेरे पास टोटल 5 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं? टोटल 5 मजदूर हैं। यहां पे बहुत सारे जो बिस्किट्स हैं वो पड़े हुए हैं, बहुत सारे बिस्किट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब शुरू में क्या होगा, जैसे ही ये मजदूर काम करना शुरू करते हैं तो पहला मजदूर आएगा, वो 1 घंटे में 100 उसके पैक कार्टन बना देगा। दूसरा आएगा, तीसरा भी शुरू करेगा, चौथा भी शुरू करेगा, पांचवा भी शुरू करेगा। तो मैक्सिमम 1 घंटे में 500 कार्टन बन जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद चाहे यहां पे मैं
बहुत ज्यादा भी सबस्ट्रेट कर दूं, क्या कर दूं, बहुत ज्यादा भी सबस्ट्रेट कर दूं, लेकिन ये हमारे पास मजदूर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये मजदूर, ये जो 5 मजदूर हमने रखे थे, वो अपनी ताकत के मुताबिक कार्टन निकाल रहे हैं, लेकिन एक हद तक। उसके बाद चाहे यहां पे मैं ढेर भी लगा दूं, लेकिन ये मजदूर 500 से उसको बढ़ा नहीं पाएंगे, वो 1 घंटे में 500 ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 500 ही निकालेंगे, उससे ज्यादा वो कार्टन नहीं निकाल सकते, चाहे वहां पे अनलिमिटेड हमारे पास सबस्ट्रेट हो। यहां पे जो कॉन्सेप्ट उठेगा उसको हम इस एनालॉजी को समझेंगे सबस्ट्रेट के हवाले से। किसके हवाले से, सबस्ट्रेट के हवाले से। कि बिल्कुल शुरू में था, क्या था हमारे पास, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है कि काम कितना ज्यादा होगा, एक तरफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। एंजाइम आपने एक हद तक रखे हुए हैं, बिलफर्ज हम यहाँ पे मैं कहता हूं कि 5 एंजाइम है या जो भी है, ओरिजिनली तो बहुत मतलब होते हैं, यहाँ पे मैं 5 कंसीडर कर लेता हूं कि एक एंजाइम ये है हमारे पास E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ये है E5, ठीक है, 5 एंजाइम्स है, सेम टू सेम एंजाइम, नंबर का डिफरेंस है। तो यहां पे पहला सबस्ट्रेट आएगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, सबस्ट्रेट आया उसके साथ जुड़ा, पहले एक सबस्ट्रेट आया तो उस पे एंजाइम्स ने आके, इन 4 और 5 में सबको किसी ने भी आके यहां पे उसके साथ बॉन्ड बना दिया और वो एक्टिव साइट में फंस गया, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब ये हो गया, ठीक है, जब उसके साथ एक और सबस्ट्रेट डालूंगा उसको ये वाला ऑक्यूपाई कर लेगा, एक और सबस्ट्रेट डालूंगा तो ये वाला ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वो उस लिहाज से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे मजदूर पहले फ्री थे, अब वो मजदूर यूज हो रहे हैं, ठीक है। मैं और सबस्ट्रेट डालूंगा तो ये अगला भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, और डालूंगा तो ये भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो शुरू में जब सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बिलफर्ज जब सबस्ट्रेट थोड़े थे, एक मजदूर ने 100 प्रोडक्ट दिए, जब दूसरे ने भी ऑक्यूपाई किया तो 200 प्रोडक्ट हो गए, तीसरे ने भी ऑक्यूपाई किया तो 300 हो गए, चौथे ने भी ऑक्यूपाई किया तो 400 हो गए, पांचवें ने भी ऑक्यूपाई किया तो 500 हो गए। पहले 1 घंटे में 100 मिल रहे थे, फिर 1 घंटे में 200 मिलने लगे, फिर 1 घंटे में 300 मिलने लगे, फिर 1 घंटे में 400 मिलने लगे, फिर 1 घंटे में 500 मिलने लगे। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके बाद ये सारे मजदूर जो है वो ऑक्युपाई हो गए, वो मुसलसल काम कर रहे हैं, कोई फ्री मजदूर नहीं बैठा। तो जब कोई फ्री मजदूर नहीं बैठा, सारे मजदूर सैचुरेटेड हो गए, तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हमारा रुक जाएगा। अब ये मजदूर 1 घंटे में चाह के भी 500 से ज्यादा कार्टन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे कि जब शुरू में सबस्ट्रेट रिएक्शन शुरू हुआ तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, सेम वही वाला सीन होता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, ये वाला पॉइंट आया कि उस पे जो सबस्ट्रेट थे उस पे सारे के सारे जो एंजाइम्स थे वो ऑक्युपाई हो गए, उनका जो एक्टिव साइट है वो ऑक्युपाई हो गया, कोई एंजाइम फ्री नहीं रहा। जब कोई एंजाइम फ्री नहीं रहा तो उसके बाद चाहे मैं सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊं, क्या करूं, चाहे मैं यहां पे सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊं, एंजाइम के जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो मजीद नहीं बढ़ेगा, वो मजीद ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो सीधा या फिर हो सकता है नीचे आना शुरू कर दे, या फिर सीधी इस तरह की लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन इन द स्टार्ट when all the active sites of all the enzymes are occupied by a substrate, then there will be a point which will be called saturation point. उस saturation point के बाद सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो एक कांस्टेंट की तरफ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। शुरू में सबस्ट्रेट बढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, कब तक बढ़ा, एट सैचुरेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब सवाल उठता है व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट, सवाल क्या उठता है, व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे जितने भी एंजाइम्स एक रिएक्शन के अंदर है वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ मिल जाए, वो सारे के सारे कैटालाइसिस में इन्वॉल्व हो और हमारे पास कोई फ्री एंजाइम ना बचे। उस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट।
उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने से तुम्हारा रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी तुम्हारे मजदूर थे, जितने भी तुम्हारे एंजाइम्स थे, वो सारे के सारे ऑक्युपाई हो गए। वो सारे के सारे क्या हो गए? ऑक्युपाई हो गए। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट मिलता है हमें कि वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे जब हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब हमें मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है जो मैक्सिमम रेट को शो करता है। इससे मजीद हमारे पास रेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट है उसमें यहां पे जो V बनेगा, इसको बोलते हैं V मैक्स या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। और ये V मैक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी में जाने की देर है, अभी बायोकेमिस्ट्री आएगी और तुम लोगों को लग पता जाएगा कि ये V मैक्स कितना इंपॉर्टेंट है, या V कितना इंपॉर्टेंट है, या ये वाला ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये चीज जहन में रखो, पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये बेसिक्स समझो, बेसिक्स यही फंडा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बट टू अ पॉइंट विच इज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। यही हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है कि जब सारे एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स ऑक्युपाइड हो जाएं, वो सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएं, तो उसके बाद V मैक्स रीच हो जाता है। वो मैक्सिमम रेट हमारे पास होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, अनलिमिटेड भी कर दो, रेट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम में डायरेक्ट रिलेशन था, जितने एंजाइम बढ़ाते जाओ उतना ही रेट बढ़ेगा जब तक सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हूं। यहां पे चाहे सबस्ट्रेट अनलिमिटेड भी हो जाए, लेकिन जो एंजाइम्स है, जब सारे एंजाइम्स ऑक्युपाइड हो जाए, तो उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बड़ा बेसिक सा फर्क है। एक में सैचुरेशन पॉइंट आता है, दूसरे में सैचुरेशन पॉइंट का सीन नहीं होता। जितना एंजाइम बढ़ाते जाओ उतना ही रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये V मैक्स का कुछ था, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के हवाले से थी। तो होप सो कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ये जो ब्रॉड चैप्टर था, जिसको आज का लेक्चर मिला के आई थिंक 3 या 4 लेक्चर बनेंगे, तो उसमें हमने क्या किया, इसको मुकम्मल किया है। पहले हमने देखा था कि पहले सबसे पहले तुम लाजमी बात है रेट देखा कि रेट क्या बला है, उसके बाद फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उसके बाद pH का क्या इफेक्ट है। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जो अपलोड होगा कि हमने ये भी देख लिया कि एंजाइम की कंसंट्रेशन या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो होप सो कि आपको काफी सारी बातों की समझ आ गई है, काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी समझ आ गए हैं। तो अगर फिर भी कोई मसला होता है तो कमेंट बॉक्स तुम लोगों का अपना है, वहां पे कमेंट्स में मेंशन किया करो कि यहाँ से समझ नहीं आई, या कि जिस तरह का भी लेक्चर लगता है या जिस तरह की मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, तो उस लिहाज से कमेंट कर दिया करो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।